हाँ हाँ ठीक है। तुम देखो, सारी बातें समझ के रखना। कल हम लोग सारा काम रूटीन से करेंगे, सारा काम रूल से करेंगे, और उसके बाद ही वो सारी चीज़ें जो हमने सोचा है वो हो पाएगा। ठीक है, चलो। क्या आपने सोचा है कि कभी रूल्स अगर नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल हिजविक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सफ़र कैसे शुरू हुआ। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हम लोग समझते हैं इंडियन। भारत में रहने वाले लोगों को या भारत की वस्तुओं को इंडियन कहा जा सकता है। जैसे फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोला जाता है, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश बोला जाता है, या अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन्स बोला जाता है। उसी तरह से भारत में रहने वाले लोगों को इंडियन या यहाँ की डॉक्यूमेंट को इंडियन कहा जा सकता है। ठीक है, नाम की बात करें तो इंडिया भारत का, इंडिया और भारत, ये दो ऐसे नाम हैं जो हमारे देश के लिए ऑफिशियली यूज़ होता है। इंडिया और भारत हमारे देश के लिए ऑफिशियली यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया डैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिया डैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो इंडिया और भारत एक ही है, अलग अलग नहीं है। वैसे आप आम जन की भाषा में इसे हिंदुस्तान कह दें, इसे आर्यव्रत कह दें, जम्बूद्वीप कह दें, इसके कई नाम हैं, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए दो ही नाम यूज़ किया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम, अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का या भारत का ऑफिशियल नेम क्या है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का वो बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे भारत में 1946 में लिखना शुरू किया गया, 1949 तक जाकर कंप्लीट हुआ, और इसे लागू किया गया 1950 में। 1946 में इसे लिखने के समय कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। सो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया, और इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया। उस समय की सरकार, उस समय की व्यवस्था, उस समय के भारतीय लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे भारत का रिप्रेजेंटेटिव कहा जा रहा था, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे दल भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। वो भारत का या अपने दल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। मुसलमानों की तरफ से बात करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, सरदारों की तरफ से बात करने वाले सरदार बलदेव सिंह जैसे कई मुख्य नेता उस समय मौजूद थे जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, और उसने ये प्रपोजल दिया कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, जिसका काम ये होगा कि वो भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगा। भारत के लिए संविधान तैयार करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें कई तरह के रिलीजन हैं, कई तरह के कास्ट हैं, और अलग अलग तरह के कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं।
ऐसे में भारत में किस तरह का डॉक्यूमेंट लिखा जाए और किस तरह की व्यवस्था की जाए, ये एक बड़ा सवाल था और एक चुनौती भी। इसको तैयार करने में हमें काफ़ी समय लग गया। ऐसा माना जाता है कि भारत का संविधान में जितने आर्टिकल्स हैं, दुनिया भर के किसी भी देश के संविधान में इतने आर्टिकल्स या अनुच्छेद नहीं हैं। और इसलिए विश्व में भारत का नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि भारत के पास जो संविधान है वो उसमें जो अनुच्छेद या आर्टिकल्स की बात की गई है वो सबसे ज़्यादा है। भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहते हैं। और इसे बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से फॉर्म हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा पूरी तरह से फोकस होगा, आज के हमारे इस वीडियो में पूरी तरह से हमारा इस बात पर फोकस होगा कि किस तरह से भारतीय संविधान को लिखा गया और उसके सोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, और इसकी शुरुआत कैसे हुई इस बारे में जानने के लिए हमें समझना होगा फिर से, और इतिहास के उन पन्नों को फिर से देखने की ज़रूरत है जिसमें यह बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में किस तरह से लाया गया, या ये कहें कि भारत ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस तरह से अंग्रेज़ों से ये मांग की कि उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसी बॉडी को बनाया जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो भारतीय संविधान को लिख पाए। तो चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि किस तरह से इसका सफ़र रहा भारतीय संविधान को बनाने में और किस तरह से इसने उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कोई भी छोटा पार्ट, कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पूरे कंट्री में इलेक्शन पर्पस के लिए जब छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया जाता है, उस एरिया को, छोटे वाले पार्ट एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया उसका पार्ट, ठीक है। और असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली का मतलब सभा होता है। ऐसा नहीं था कि असेंबली भारत में अंग्रेज़ों के समय, मुगलों के समय या उससे पहले दिल्ली सल्तनत के समय लाया गया। सभा की शुरुआत या असेंबली की शुरुआत भारत में काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। भारतीय संस्कृति के 4 अहम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनमें से ऋग्वेद जो कि सभी वेदों में सबसे पुराना है और जिनमें ना जाने कितने ही श्लोक, कितने ही मंत्र संग्रहित हैं, उसमें भी ये बातें बताई गई हैं कि सभा किस तरह से गठित किया जाता था, किस तरह से फॉर्म किया जाता था। तो असेंबली सभा भारत के लिए कोई नया नहीं था। सभा या असेंबली भारत के प्राचीन संस्कृति या सभ्यता का एक हिस्सा था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत सबसे पहले किसने की? 1934 में एमएन रॉय, 1934 में एमएन रॉय जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के अग्रदूत माने जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि एमएन रॉय की वजह से ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सो 1934 में एमएन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। इसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसकी स्थापना 1885 में किया गया था, जिसका फाउंडेशन 1885 में किया गया था, इसने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। इसके अलावा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पेशे से वकील थे, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति, साथ ही साथ नेता, और राष्ट्रीय आंदोलन को मार्गदर्शित करने के लिए इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय रही। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और साथ ही साथ लाहौर सेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा कि भारत में एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें मौलिक अधिकार की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की बात हो, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात हो, उनके राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जाए इसकी बात हो, और इसको बनाने के लिए भारतीय लोगों को ही चुना जाए जो एक संवैधानिक सभा को गठन करेंगे। यानी कि 1938 में अंतिम रूप से भारत की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। तो ये था डिमांड। और डिमांड किससे किया गया? डिमांड किया गया तब के ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश अधिकारी, उस समय के गवर्नमेंट से किया गया। क्या इसका रिस्पांस कैसा रहा? क्या अंग्रेज़ों ने ये बात मान ली? क्या अंग्रेज भारत के इस रवैये को, भारत की इस मांग को पूरा कर सकेंगे? क्या पूरा कर सकते थे? क्यों इसको टाला जा रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेजों की तरफ से बात करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे दल के लोग एक खेमे में आ जाएं और अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएं। और यही वजह है कि अंग्रेज हुकूमत इतने दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को टाल रही थी। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। और इस बीच में कहीं ना कहीं एक ग्रेस पॉइंट मिल गया, ग्रेस ईयर मिल गया अंग्रेजों को ये टालने के लिए कि अभी तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी तो हम इसके ऊपर नहीं सोच सकते। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को छेड़ा गया, जिसमें दुनिया भर के नेशनलिस्ट लोग और दुनिया भर के जितने भी युवा पीढ़ी थे, जब जुड़कर उन्होंने एक आंदोलन का बुगल फूका अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये बात अंग्रेजों को भी समझ में आ गई कि अब अंग्रेजों की ये नीति या ये रणनीति भारतीयों के ऊपर काम नहीं करेगी। और उन्होंने ये फैसला बनाया, ये मन बनाया कि जल्द ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने के लिए भारत में एक प्रपोजल भेजा जाए। भारत की स्थिति ऐसी थी जिसे समझना भारतीयों के लिए और अंग्रेजों के लिए काफ़ी जटिल था। भारत इस समय तक 1940 तक, जिस समय विश्व में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस समय तक मुसलमानों की तरफ से बात करने वाले बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जैसे नए राष्ट्र के लिए, नए देश के लिए अपना प्रपोजल, अपना प्रस्ताव भी अंग्रेजों के सामने रख चुके थे। अंग्रेजों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश किया जाए या बैठाया जाए, क्योंकि अब केवल एक नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाया जाएगा, अब तो दो हो जाएंगे। एक ऐसा संविधान जो भारत के लिए होगा और एक ऐसा जो पाकिस्तान का भविष्य लिखेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इसी के साथ भारत में क्रिप्स प्रपोजल को भेजा गया। इसी समय क्रिप्स प्रपोजल भारत आया और इसके साथ ही इसके प्रपोजल ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से हिला डाला, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रखा कि हम इस प्रस्ताव को नकार देते हैं। और इसके बाद 1945 में, 1945 में
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके 1 साल बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, जिसमें 3 मेंबर थे। पहले व्यक्ति का नाम था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। दूसरे का नाम था पी लॉरेंस और तीसरे का नाम था सर एस क्रिप्स। ये 3 लोग भारतीय संविधान की बात करने के लिए भारत आए और ब्रिटेन के ये कैबिनेट के मेंबर्स थे। कैबिनेट का मतलब आप समझते हो, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, हमारे राज्यों में चीफ मिनिस्टर है। अब इन चीफ मिनिस्टर के नीचे क्या होते हैं, कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कुछ खास लोग होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, 5 या 6 लोग। उन लोगों को मिलाकर बनाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे भारत की व्यवस्था है उसी तरह से ब्रिटेन की व्यवस्था में कैबिनेट मिनिस्टर थे ये लोग, और इनको भारत भेजा गया कि आप जाइए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थापित कीजिए। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये जिम्मेदारी दिया गया कि आप भारत के लिए एक संविधान बनाइएगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद अब इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।